गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मैं सुमित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल या बैच जीत बैच में, जहां पर हम नीट लेवल की बायोलॉजी को फॉर नीट 2024 फिलहाल के लिए कवर कर रहे हैं। बाद में अगर कोई वीडियो देखे किसी और नीट पेपर की तो वो भी देख सकता है यार, ठीक है ना, उसको कौन सी मनाही है, ठीक है। तो लेक्चर नंबर है आज आपके पास 6, चैप्टर नंबर है 4, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। पिछले लेक्चर में हमने मेंडलिज्म को खत्म किया था, उसका रिवीजन आपको बिल्कुल एंड में दे दिया जाएगा। अब हम आएंगे टुवर्ड्स मेंडल इतने सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाए उस टाइम पे, उनको रिकॉग्नाइज क्यों नहीं किया गया। सबसे पहले हम लिख लेते हैं यही, मेंडल वाज अ वेरी स्मॉल साइंटिस्ट। ऐसा तो नहीं कह सकते स्मॉल साइंटिस्ट, साइंटिस्ट तो साइंटिस्ट होता है, पर उस टाइम पे इतना वेरी लेस रिकॉग्नाइज्ड या अनरिकॉग्नाइज्ड साइंटिस्ट, रिकॉग्नाइज्ड साइंटिस्ट एट दैट टाइम। मतलब मेंडल ने स्टार्ट कब किया था 1856 में ना, एंड 1863 में उन्होंने खत्म किया था काम, तो उस टाइम पे कोई जानता ही नहीं था उनको, ठीक है। यही हमने लिखा यहाँ पे। एक तो ये कारण हो गया कि वो इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए उस टाइम पे, जबकि उनकी डिस्कवरी बिल्कुल ट्रू है, आज हम पढ़ रहे हैं उसको। कई जगह पे उसकी एक्सेप्शन है, वो हमने पढ़ ली कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। ये है, तो मेंडल वाज अ वेरी लेस रिकॉग्नाइज्ड साइंटिस्ट एट दैट टाइम। इसका कारण सबसे पहला, ही इंक्लूडेड मैथमेटिक्स इन बायोलॉजी, इंक्लूडेड मैथ्स कैलकुलेशंस इन बायोलॉजी। मतलब रेशो वगैरह है ना, डाटा को हैंडल कर रहे थे इन बायोलॉजी। मैनी साइंटिस्ट, बाकी जो बायोलॉजिस्ट थे वो उनको कॉन्ट्राडिक्ट भी कर रहे थे। जैसे मेंडल ने क्या कहा कि फैक्टर्स हैं जो पास ऑन होते हैं, फैक्टर्स वेरिएशन क्रिएट करते हैं। मेंडल्स आइडिया ऑफ फैक्टर्स passing on and responsible for and being the main, कारण को क्या कहते हैं, यू आर द वजह, वजह द मेन रीजन, रीजन लिख लेते हैं ना, द मेन कॉज, कॉज ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन was not accepted by all biologists. उस टाइम पे सारे बायोलॉजिस्ट्स ने भी ये एक्सेप्ट नहीं किया कि कुछ है ऐसा फैक्टर नाम का, जिसको हम अभी तो जीन कहते हैं, जो पास हो रहा है। उस टाइम पे ऐसा हुआ कि किसी ने एक्सेप्ट ही नहीं किया। मोर ओवर मेंडल कुड नॉट प्रोवाइड द फिजिकल प्रूफ ऑफ फैक्टर। फैक्टर का फिजिकल प्रूफ भी नहीं दे पाए वो, कि एक फैक्टर क्या है कैसा है, फिजिकल प्रूफ तो नहीं दे पाए ना, ठीक है। तो इसको नोट करिए, ये था कारण मेंडल इतने ज्यादा उस टाइम पे रिकॉग्नाइज नहीं हो पाए या इतने फेमस नहीं हुए। फिर मेंडल को फेमस करने आए 3 जन, जिन्होंने क्या किया, जब माइक्रोस्कोप डिस्कवर हो गया, उन्होंने देख लिया, अरे क्रोमोसोम तो है, क्रोमोसोम के अंदर हमें जीन भी दिख रही है जो पास ऑन हो रही है मियोसिस वगैरह में, मियोसिस में ही होगा ना यार सब कुछ, देखो। तो उससे उनको पता चल गया इनहेरिटेंस भी है, वेरिएशन भी है। किसके कारण है, एक चीज है जिसको मेंडल ने कहा फैक्टर, हम कहेंगे जीन, वो पास ऑन हो रही है, इसीलिए ये वेरिएशन और इनहेरिटेंस हो रही है, हो पा रही है। तो उनको पता चल गया कि मेंडल वाज वेल करेक्ट, वेरी 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 करेक्ट। ओ यार ये कपड़ा है, मुझे मिल गया तो मैं इसी से कर देता हूँ साफ, कोई मेरे घर पे किसी को बताना मत। पता नहीं क्या है, ये कवर टाइप है, मेरे ख्याल से स्पीकर पे रखा होगा हमने, राइट। दूसरा कपड़ा कहाँ है, वो पुराना वाला भी यहीं पे है, पुराना वाला यूज कर लेते हैं, और कहीं आप बता दें किसी को, ठीक है। तो मेंडलिज्म, देखो मेंडलिज्म क्या था, वो इतना रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। मेंडलिज्म को दोबारा से रिकॉग्निशन मिला जब 3 साइंटिस्ट्स जो थे, डीवरीज, कॉरन एंड शेरमार्क, उन्होंने मेंडल के काम को वेरीफाई कर लिया। आफ्टर डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप, कॉमा बेटर
स्टडीज ऑफ सेल डिवीजन वर डन। अब सेल डिवीजन की स्टडीज की गई और दिस लेड टू, इससे क्या हुआ, रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म। रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म मतलब मेंडलिज्म का पुनर्जन्म, ठीक है ना, रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म। और ये किन किन साइंटिस्ट के द्वारा किया गया, और ये तीनों साइंटिस्ट अलग अलग काम कर रहे थे, सेपरेटली काम कर रहे थे, ठीक है। डिवरीज, ह्यूगो डिवरीज इनका पूरा नाम है, आप इन्हें जेनेटिक एवोल्यूशन में भी पढ़ेंगे। ह्यूगो डिवरीज म्यूटेशन वगैरह के और एवोल्यूशन को म्यूटेशन के साथ जोड़ते हैं ये। डिवरीज, कॉरेंस एंड शेरमार्क, ठीक है, वर्कड सेपरेटली, वर्कड इंडिपेंडेंटली, ठीक है। तो जब माइक्रोस्कोप डिस्कवर हो गया, बेटर स्टडीज हो गई सेल डिवीजन पे, तो क्या हुआ, हम रीडिस्कवर कर पाए मेंडलिज्म को बाय ऑब्जर्विंग मियोसिस। मियोसिस में बिल्कुल सेम जैसा मेंडल ने कहा वैसा ही हो रहा था, ठीक है ना, बाय ऑब्जर्विंग मियोसिस अंडर माइक्रोस्कोप। फिर आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है क्रोमोसोमल थ्योरी, अब हम वहीं पे आएंगे, इसको नोट करो। अब देखना क्रोमोसोमल थ्योरी पे आते हैं, इसके बारे में सिर्फ इतना ही दिया हुआ है, रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म में इतना ही दिया हुआ है बस आपकी एनसीईआरटी में, तो हम इतना ही करेंगे ना यार, एनसीईआरटी से बाहर हम नहीं जाएंगे। देन कम्स क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अब देखो क्रोमोसोम टर्म आना शुरू हो गया, पहले मैं तो ले रहा था बट तब उस टाइम पे था नहीं वो टर्म, बिकॉज क्रोमोसोम की डिस्कवरी नहीं हुई, मैं माइक्रोस्कोप आने के बाद हुई। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ये किसने दी, बाय सुटोन एंड थियोडोर बोवेरी। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस थ्योरी को आगे प्रपोज किया। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था, दिस थ्योरी explains the behavior of chromosome as parallel, क्या लिख दिया मैंने कुछ गलत मत सोच लेना यार मेरे बारे में, हैं जज करोगे, यही सर्च करते होगे। क्रोमोसोम्स एज पैरेलल, बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स एज पैरेलल ऑफ जीन्स, मतलब जीन के पैरेलल अब क्रोमोसोम को भी देखा जाना शुरू कर दिया, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने एक्सप्लेन किया कि जैसा जैसा जीन में होगा वैसा वैसा क्रोमोसोम में होता है, इन्होंने ये चीज देख ली। अब इससे आगे के आगे स्टडीज होनी स्टार्ट हो गई। अब हम आते हैं इस पे, क्रोमोसोमल थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं। एक मिनट मैं इसकी भी एक बार फोटो खींच लेता हूँ। और अब आपकी एनसीईआरटी में एक पेज पे पेज दिया हुआ है, जैसे ये बुक है तो बुक के इस साइड पेज दिया, ऊपर टेबल नंबर 5 पॉइंट कुछ है, 5.3 है मेरे ख्याल, वहां पे आपको दिया हुआ है डिफरेंस। एक डिफरेंस नहीं है, दो तो सिमिलरिटीज है, एक डिफरेंस है, किसके बीच में, क्रोमोसोम और जीन के बीच में, ठीक है ना। एक मिनट लेट मी चेक फर्स्ट, एक मिनट, ये कितना ठीक है, प्रॉपर दिख रहा है ना मेरे को, पर ये दिक्कत है कि ये वाइट ना दिखे ज्यादा। यस इट्स परफेक्ट। तो आपकी एनसीईआरटी में जो टेबल दिया हुआ है उसमें ए बी ऐसे दिया होगा, है ना, तो हम उसी को लिख लेते हैं। ए है आपके पास क्रोमोसोम, ए जो दिया हुआ है वो क्रोमोसोम के बारे में दिया हुआ है, बी दिया हुआ है आपको जीन के बारे में, और वहां पे लिखा होगा, पहले उन्होंने शायद ये दिया हुआ है दोनों पेयर्स में है ना, अकर इन पेयर्स, यहां पे भी क्या है, अकर इन पेयर्स, ये भी पेयर्स में है, ये भी पेयर्स में। अब इसका क्या मतलब हुआ, क्रोमोसोम आपने पढ़ा नहीं है क्या यार, क्रोमोसोम का एक पेयर होता है होमोलोगस पेयर, और क्या आपने ये नहीं पढ़ा
कि एक होमोलोगस पेयर पे और जो होमोलोगस पेयर्स है, मतलब इसके यहाँ पे अगर इस लोकस पे एक जीन है, इस लोकस पे एक जीन है, तो ये जीन भी पेयर में होगी ना, यहाँ पे एक जीन, यहाँ पे एक जीन है ना, तो जीन्स भी तो पेयर में हो गई। ठीक है, सेकेंडली these chromosomes separate during meiosis, separate during meiosis, ये भी अलग अलग हो जाते हैं ना meiosis में, और एक एक डॉटर सेल को एक एक चला जाएगा, ये भी हमने पढ़ लिया हुआ है। जब meiosis होगी तो एक कहीं जाएगा, दूसरा किसी और में। जैसे ये क्या है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखना meiosis के स्टेप्स हम आगे पढ़ेंगे, जैसे आपको यहाँ पे दिया हुआ है वहां से करेंगे, इसको अभी आप सिर्फ नोट करो, मैं आपको करवाऊंगा ये आगे। फिर दीज जीन्स, अब देखो क्रोमोसोम के ऊपर जीन है, इसके ऊपर यहाँ पे जीन है, इसके ऊपर यहाँ पे जीन है, यहाँ पे और यहाँ पे जो जीन है वो जीन सेम है, उसकी अलग अलग फॉर्म हो सकती है, अलील प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे कैपिटल ए है, यहाँ पे स्मॉल ए हो सकता है, बट वो जीन तो ए वाली कैरेक्टर की ही है, राइट। तो जीन तो सेम है, तो जीन भी तो सेपरेट होगी ना यार, ये क्रोमोसोम कहीं और जा रहा है, ये क्रोमोसोम कहीं और जा रहा है, तो ये सेपरेट नहीं होंगी क्या? दीज जीन्स सेपरेट ड्यूरिंग मियोसिस, सेपरेट ड्यूरिंग मियोसिस, और एक्चुअली मियोसिस 1 में ये सेपरेशन हो जाती है। देन थर्ड पॉइंट इज द मेन डिफरेंस का पॉइंट। थर्ड पॉइंट आपको क्या दिया हुआ है? इंडिपेंडेंट पेयर, इंडिपेंडेंट पेयर सेपरेट independent of each other, independent of each other। और यहां पे क्या लिखा हुआ है? पेयर ऑफ जीन्स सेपरेट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। इधर 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 इंडिपेंडेंट नहीं लिखा, बस इधर शुरू में इंडिपेंडेंट लिख दिया, यहाँ पे पेयर ऑफ इंडिपेंडेंट जीन्स सेपरेट ईच अदर, सॉरी पेयर ऑफ जीन्स सेपरेट इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, ये लिखा हुआ है। अब इसको मैं समझा देता हूं आपको, ठीक है ना, इसको मैं समझा देता हूं। पहले मैं देखो इससे नीचे आपको दिख रहा है और कितना दिख रहा है, अभी तो इससे नीचे आपको काफी दिख रहा है, ठीक है ना, इससे नीचे आपको यहां तक दिख रहा है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा गया? इंडिपेंडेंट पेयर सेपरेट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। यहाँ पे क्या कहा गया? वन पेयर सेपरेट इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर, वन पेयर ऑफ जीन सेपरेट इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर, मतलब एक पेयर दूसरे पेयर से अलग होगा। इसमें क्या है? एक पेयर देखो ऐसे मैं आपको कैसे समझाता हूँ वो देखना। ये वाला पॉइंट मेरे ख्याल से आप सबको समझ आ गया होगा, ये वाला पॉइंट मेरे ख्याल से आप सबको समझ आ गया होगा, पर मैंने आपको कहा इसको मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में दोबारा बताऊंगा अगले पेज पे, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। जैसे मैंने कहा ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, तो पेयर है ना, ये सेकंड पेयर है, ये थर्ड पेयर, ठीक है, ये तीन पेयर बना दिए मैंने। इंडिपेंडेंट पेयर, ये दोनों इंडिपेंडेंट पेयर हो गए, सेपरेट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ये दो में जाएगा, ये दो में जाएगा, ये दो में जाएगा। ऐसा नहीं है एक ये वाला चला जाए और एक ये वाला चला जाए, दो ये वाले चले जाए ना, एक यहां से जाएगा, एक यहां से जाएगा, एक यहां से जाएगा ऑफस्प्रिंग में, ठीक है ना। तो जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे, ऐसा नहीं कि ये वाला इसके साथ चला जाए, समझ रहे हो बात को? ऐसा नहीं होगा ये दोनों अलग अलग हो गए या ये दोनों अलग ना, जो डिवीजन है, जो ये सेपरेट हो रहे हैं वो एक दूसरे के पेयर्स के इंडिपेंडेंटली सेपरेट हो रहे हैं। मतलब देखना ध्यान से, फिर से समझो, ये वाला पेयर इस पेयर के इंडिपेंडेंट सेपरेट होगा, जरूरी नहीं है ये वाला क्रोमोसोम इसी के साथ जाए या ये वाला क्रोमोसोम इसी के साथ जाए। जब सेपरेशन होगी हो सकता है ये वाला क्रोमोसोम ये वाले के साथ चला जाए या ये वाला इसके साथ चला जाए, ये डिपेंड नहीं करता है। तो इंडिपेंडेंट पेयर, ये जो पेयर है वो इंडिपेंडेंट है और ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली ही सेपरेट होंगे। ये वाला पेयर अलग सेपरेट होगा, ये वाला पेयर अलग सेपरेट होगा, ये वाला पेयर अलग, ये वाला पेयर अलग। यहां पे क्या है? वन पेयर सेपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर। हाँ ये तो सही है यार, एक पेयर दूसरे के ऊपर थोड़ी वो करता है, तो हमने पढ़ा भी है किसमें, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाले लॉ में। एक पेयर जब सेपरेट होता है तो क्या वो दूसरे पे डिपेंड करता है? नहीं, दूसरा पेयर तो अलग है। जैसे मान लो ये एक क्रोमोसोम है और ये दूसरा क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। यहाँ पे जीन है आपके पास टॉलनेस की जीन, ये देखो कैपिटल टी है, मान लिया यहाँ पे स्मॉल टी है, और यहाँ पे इस लोकस पे प्रेजेंट है आपके पास जीन फॉर
कोई भी कैरेक्टर मान लो ए एंड कैपिटल ए ये मान लिया यहाँ पे, या यहाँ पे मान लो स्मॉल ए है, ठीक है। क्या कहा, वन पेयर ऑफ जीन सेपरेट इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। मतलब कि इसमें ये थोड़ी हो जाएगा कि आपस में, देखना ध्यान से, इसमें ऐसा थोड़ी हो जाएगा कि ये देखो जो कैपिटल टी और स्मॉल कैपिटल ए है, जो कैपिटल टी और कैपिटल ये ए है, ये एक साथ ही अलग चले जाएंगे, ये एक साथ ही अलग चले जाएंगे, ठीक है ना। इस बात को समझो ध्यान से। वन पेयर ऑफ जीन, ये पेयर है जीन का एक, ये पेयर है जीन का दूसरा, ये एक पेयर, ये दूसरा पेयर, ये सेपरेट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है ना। तो एक पेयर दूसरे पेयर के ऊपर डिपेंड कर रहा है क्या? क्या ये कैपिटल टी स्मॉल टी इस कैपिटल ए स्मॉल ए पे डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं, कहां कर रहे हैं बताओ। ये अलग हो रहा है, ये अलग हो रहा है, कोई डिपेंडेंस आपको दिखी क्या? नहीं दिखी। तो मतलब ये स्टेटमेंट जो है किसके लिए? जीन के लिए। ये स्टेटमेंट किसके लिए? क्रोमोसोम के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे बड़ी कंफ्यूजन होती है, तो इसको आप ध्यान से इस पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स को आप याद रखना। मान लो किसी को समझ ना आए तो वो रट्टा मार दे, ठीक है ना। नोट करो इसको। फिर मैं आपको थोड़ा सा मियोसिस के बारे में बताता हूँ और क्रोमोसोमल थ्योरी को थोड़ा हम डिटेल में कवर करते हैं। नोट कर लो ना। ओके सुनाओ। अब हम आते हैं आगे की तरफ। देखना, मैं आपको थोड़ा सा मियोसिस के बारे में बता देता हूँ। थोड़ा सा हम मियोसिस के बारे में देख लेते हैं। प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज होता है वैसे तो, मतलब ऑर्डर वाइज ही चलेंगे। आपको पता है हर एक सेल डिवीजन में देयर आर मेनी फेजेस। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये चार आपने फेजेस पढ़े हैं एक सेल डिवीजन में। मियोसिस में ये फेजेस दो बार होंगे। मियोसिस में ये फेजेस कितनी बार होते हैं? दो बार होते हैं ना, एक बार मियोसिस 1 में, एक बार मियोसिस 2 में। अब देखना ध्यान से, मियोसिस में मैं आपको समझा रहा हूँ। मियोसिस मैंने क्या बनाया, ये एक सेल बना दिया मैंने। ये एक सेल है जिसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स हैं? एक पेयर ये रहा दूसरा पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। ये पेयर है, ये होमोलोगस पेयर है, ये होमोलोगस पेयर है, ठीक है ना। ये आपका क्या है? प्रोफेज। इसको क्या कह देते हैं हम? प्रोफेज 1। कि क्रोमोसोम जो है वो कंडेंस हो गए और क्रोमोसोम वाले जेनेटिक मटेरियल कंडेंस होके क्रोमोसोम तक आ चुका है। फिर प्रोफेज 1 के बाद क्या हुआ? आएगा मेटाफेज। मेटाफेज में क्या है? ये होती है आपकी मेटासेंट्रिक प्लेट, जो सेंटर में होती है ना, इक्वेटोरियल लाइन होती है एक मेटासेंट्रिक प्लेट। ये विजिबल तो नहीं होती, मतलब हम इमेजिनरी लाइन मानते हैं। ये खुद को अरेंज कर लेते हैं क्रोमोसोम। देखना ध्यान से, ये एक पेयर था जिसको मैंने कह दिया। अब पेयर में डिफरेंशिएट करने के लिए इसको मैं शेड कर देता हूँ, एक पेयर को शेड नहीं किया हुआ। ये आपका एक पेयर है और दूसरा पेयर दूसरा वो अनशेडेड वाला, ठीक है। ये पेयर 1, ये पेयर 2। तो पेयर 1 कैसे आएगा? ध्यान से देखना है। ये ये आ गया पेयर 1, ये आ गया पेयर 2, ठीक है। पेयर 1 में शेडिंग है, ये देखो, और ये पेयर 2 है। अब यहाँ पे क्या है? स्पिंडल, आपको पता ही। अच्छा, ये अगर किसी को ना बताओ तो ये हम पढ़ेंगे कहाँ पे? सेल साइकिल वाले चैप्टर में, ठीक है। ये स्पिंडल जाके यहाँ पे अटैच हो जाएंगे इन दोनों के साथ, और ये वाला स्पिंडल इन दोनों के साथ अटैच कर लेगा खुद को। अब देखो आगे क्या होगा। ये क्या है? मेटाफेज 1। अब ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम थे ये सेपरेट हो जाते हैं, आपको पता ही है, ठीक है ना। फिर क्या हो गया? ये दो सेल बन जाएंगे। चलो, दो सेल का फॉर्मेशन मैं आपको बाद में दिखाऊंगा ना यार। कब दिखाऊंगा? जब प्रोफेज दिखाऊंगा, ठीक है। अब देखना क्या है। ये है आपके पास सेल, ये आपकी मेटासेंट्रिक प्लेट, इस साइड क्या आ गया? अब जब जाते हैं ना तो इनकी शेप थोड़ी सी ऐसी हो जाती है, देखो ये ऐसे। ये है पेयर 1 का एक क्रोमोसोम, पेयर 1 का दूसरा क्रोमोसोम, पेयर 2 का दूसरा फर्स्ट क्रोमोसोम। ये है पेयर 1 का सेकंड क्रोमोसोम, पेयर 1 का पेयर 2 का सेकंड क्रोमोसोम। ये क्या है आपके पास? मेटाफेज के बाद आता है एनाफेज। एनाफेज पे ये अलग अलग हो गए, एनाफेज 1 पे, ठीक है। फिर प्रोफेज में यहाँ पे एक ऐसी बाउंड्री आ जाएगी, यहाँ पे एक ऐसी बाउंड्री आ जाएगी और अलग अलग सेल्स बन जाएंगे। देखना, यहाँ पे जो क्रोमोसोम है, एक है ओरिजिनल पेयर 1 में से और एक है ओरिजिनल पेयर 2 में से, ठीक है। ये अच्छा, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर भी वगैरह भी होती है, बट वो मैंने दिखाई नहीं। प्रोफेज में हो जाती है ना वो, तो इसीलिए दिखाई नहीं।
उस सब के लिए आपको सेल साइकिल वाला चैप्टर पढ़ना है। ये है पेयर 1 का क्रोमोसोम 2, पेयर 1 का क्रोमोसोम 1। अब देखो दो सेल बन गया अलग। अब इस एक सेल को हम पकड़ लेते हैं, ये होगी, ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये है आपके पास टीलोफेज 1। ठीक है। अब देखो यहां से मैंने ये इसमें अभी डिवीजन खत्म नहीं हुई, इसमें भी डिवीजन खत्म नहीं हुई। इसी कंटेंट के साथ क्या होगा, इसमें मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाएगी। देखो इसी कंटेंट के साथ, इसी कंटेंट के साथ मतलब ये एक क्रोमोसोम, ये दूसरा क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम पेयर 1 का है ओरिजिनल में से, और एक क्रोमोसोम पेयर 2 का है ओरिजिनल में से। फिर क्या होगा, ये है आपके पास प्रोफेज 2, इसके बाद होगा मेटाफेज 2। अब ये खुद को मेटासेंट्रिक प्लेट पे अटैच करेंगे, और ये होमोलोगस थोड़ी है, होमोलोगस होते तो वो एक साइड दूसरी साइड ऐसे अटैच होते हैं। अब ये पूरा एग्जैक्ट मेटासेंट्रिक प्लेट पे अटैच होंगे। देखो ये आ गया क्रोमोसोम नंबर 1, ये आ गया क्रोमोसोम नंबर 2। क्रोमोसोम 1 पेयर 1 का क्रोमोसोम है इसलिए शेड कर देते हैं इसको, और क्रोमोसोम 2 पेयर 2 का है इसलिए अनशेडेड रहेगा। ये क्या है आपके पास, मेटासेंट्रिक प्लेट है। यहाँ पे अब स्पिंडल है, यहाँ पे स्पिंडल है, ये यहाँ से अटैच हुआ, यहाँ से सेंट्रोमेयर पे अटैच होता है। फिर ये क्या करेगा, इस क्रोमेटिड को ऊपर खींच लेगा और ये नीचे वाले क्रोमेटिड को नीचे खींच लेगा। ठीक है ना। तो जब क्रोमेटिड अलग अलग हो जाएंगे, अब देखो क्रोमेटिड अलग अलग हो गए कैसे, ये एक क्रोमेटिड आ गया और ये दूसरा क्रोमेटिड आ गया, यहाँ पे भी ये एक क्रोमेटिड आ गया और ये दूसरा क्रोमेटिड आ गया। ठीक है ना। ये क्या हो गया आपके पास, एनाफेज 1, ये लाइन आ गई आपकी मेटासेंट्रिक प्लेट। एनाफेज 1 के बाद क्या आएगा, टीलोफेज, सॉरी, ये क्या है, मेटाफेज 2 है, ये क्या है, एनाफेज 2 है। ठीक है। और इसके बाद आएगा टीलोफेज 2, जहां पे क्या, दो और अलग अलग सेल्स आपको मिल जाएंगे। अब इसमें एक सेल में क्या है, अब देखना ध्यान से देखना है। ये क्रोमेटिड शेडेड वाला है बिकॉज ये है क्रोमोसोम फ्रॉम पेयर 1, ये है क्रोमोसोम फ्रॉम पेयर 1। ठीक है। अब इसके पास क्या है, एक ये क्रोमोसोम और एक ये क्रोमोसोम। क्या हम इनको क्रोमोसोम बोल सकते हैं, नहीं, ये क्रोमैटिन है। क्रोमोसोम तो पेयर को बोल देते हैं ना हम, ये एक और ये एक, उसमें दो क्रोमेटिड होते हैं ना, आपने पढ़ा तो है डिफरेंस उनका बीच में, क्रोमैटिन और क्रोमोसोम के बीच में। अब ये डॉटर सेल्स हैं आपके पास। ठीक है ना, ये क्या है, डॉटर सेल्स हैं। तो देख लो, अब ये दो डॉटर सेल्स तो एक इससे बनी है, एक इससे, अब दो इससे भी तो बनेंगी, तो चार डॉटर सेल्स बन गई कि नहीं। अब देखना ध्यान से, अब ध्यान से देखना है आपको कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। देखो मियोसिस में क्या, क्रोमोसोम सेपरेट हो गए, मियोसिस में क्या, क्रोमोसोम सेपरेट हो गए। ठीक है ना। और क्रोमोसोम के ऊपर मान लो इसके ऊपर जीन ए थी, इसके ऊपर जीन ए थी, ठीक है, वो भी सेपरेट हो गए। ठीक है ना, वो भी सेपरेट हो गए। ठीक है, इज इट ओके। तो इससे आपको थोड़ा आइडिया मिला होगा पिछले कुछ पॉइंट्स का, तो उनको इसको भी नोट करना चाहो कर सकते हो। अब मैं आपको थोड़ा सा और आगे डिटेल में बताता हूं। आपने देखा कि ये जीन्स जो है वो सेपरेट हो रहे हैं और आगे जा रहे हैं। ठीक है, ये जीन सेपरेट हो रहे आगे जा रहे। ठीक है ना। अब देखना ध्यान से, एक मिनट पहले आप इसको नोट कर लो। हाँ, एक मिनट यार, डस्टर कहाँ गया, ये रहा। देखो अब आपको एनाफेज पता चल गया क्या है। एनाफेज मतलब जहां पे क्रोमोसोम अलग हो रहे हैं, एनाफेज 1 में, क्रोमैटिड सेपरेट हो रहे हैं एनाफेज 2 में। अब इससे आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा जो हम आगे कवर करेंगे, आगे कवर करेंगे। तो इन्होंने क्या कहा कि जो है इनका बिहेवियर क्रोमोसोम्स का एग्जैक्ट जीन्स के बिहेवियर को मैच कर रहा है, या फैक्टर्स के बिहेवियर को मैच कर रहा है, जो कि किसने कहा था, मेंडल ने, चौक लेने गया था। ठीक है, जो कि किसने कहा, मेंडल ने कहा था। अब ध्यान से देखना, इन्होंने क्या किया, आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है, देखो कैसे। ये है क्रोमोसोम नंबर 1 जो कि शेडेड है, और ये है इसी का होमोलोगस। ठीक है। इसके अलावा देखो आपके एनसीईआरटी में दिखा देता हूं आपको, ये देखो पेज 82 देखना, पॉसिबिलिटी 1, वन लॉन्ग ऑरेंज एंड शॉर्ट ग्रीन क्रोमोसोम एंड लॉन्ग येलो एंड शॉर्ट रेड क्रोमोसोम एट सेम पोल। ठीक है ना, ध्यान से देखो, इसी डायग्राम से समझ लेते हैं यार इसको, है ना। देखो क्या है, ऊपर पढ़ो, ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ मियोसिस 1 टू क्रोमोसोम पेयर कैन अलाइन एट मेटाफेज प्लेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। मतलब
पहले आगे बढ़ते हैं। इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, टू अंडरस्टैंड दिस कंपेयर द क्रोमोसोम्स ऑफ 4 डिफरेंट कलर्स इन द लेफ्ट एंड राइट। इन द लेफ्ट कॉलम पॉसिबिलिटी 1, ऑरेंज एंड ग्रीन इज सेग्रीगेटिंग टुगेदर, मतलब ऑरेंज और ग्रीन साथ में चले जाएं या ऑरेंज और ऑरेंज साथ में चले जाएं, ठीक है ना। इन द लेफ्ट, बट इन द राइट हैंड साइड पॉसिबिलिटी 2, ऑरेंज क्रोमोसोम इज सेग्रीगेटिंग विद रेड क्रोमोसोम। ऑरेंज वाला देखो रेड वाले के साथ जा रहा है कि नहीं, ठीक है ना। तो मैं इसको ऐसे ही समझाता हूं आपको, देखना जैसे उन्होंने समझाया ऑरेंज रेड वैसे ही करके समझा देते हैं। ये है आपके पास ऑरेंज क्रोमोसोम, ये है आपके पास येलो क्रोमोसोम, ये है आपके पास रेड क्रोमोसोम, ये है आपके पास ऑरेंज येलो रेड ग्रीन क्रोमोसोम। ध्यान से देखना है। अब देखो क्या है, मियोसिस 1 हुई, मियोसिस 1 में ये मेटासेंट्रिक प्लेट है, ये इस साइड, ये इस साइड, ये इस साइड, ये इस साइड। एनाफेज 1 में क्या, ऑरेंज और रेड साथ में आ गए और येलो और ग्रीन साथ में आ गए। देखो एक जगह येलो ग्रीन, एक जगह ऑरेंज ग्रीन, ऑरेंज रेड। तो ये क्या है, मेटाफेज 1। अब ऐसा भी तो हो सकता है ऑरेंज के साथ ग्रीन आ जाता, रेड के साथ येलो आ जाता, हाँ ये भी हो सकता है। देखो ऑरेंज के साथ क्या आ गया, ग्रीन आ गया, ये है ऑरेंज, ये है ग्रीन, और येलो के साथ क्या आ गया, रेड आ जाएगा। देखो, और यही तो उन्होंने कहा था, किसी के साथ कोई भी क्रोमोसोम कोई भी जीन आ सकता है, किसी के साथ कोई भी फैक्टर आ सकता है। कहा था कि मंडल ने कि नहीं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तो हमने प्रूफ कर ही दिया, अलग अलग हो रहे हैं, सेग्रीगेट हो रहे हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस भी हमने प्रूफ कर ही दिया हुआ है। अब देखो क्या आपका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी हो गया ना यहाँ से। देखो अब अगर मैंने इसको अलग सेल माना, इसको अलग सेल माना, तो इस सेल के अंदर क्या होगा, दो अलग अलग सेल्स आ जाएंगे ना एनाफेज 2 में। एनाफेज 2 में ऑरेंज रेड है तो ऑरेंज के क्रोमैटिड, देखो एक क्रोमैटिड यहाँ, एक क्रोमैटिड यहाँ, एक क्रोमैटिड यहाँ है, एक क्रोमैटिड यहाँ है। ये ऑरेंज है, ये रेड है। देखो आपके एनसीईआरटी में क्या ऐसा बना है कि नहीं, सेकंड पिक्चर में होगा ये। देखो ऑरेंज के साथ रेड आ रहा है कि नहीं, ऑरेंज के साथ रेड आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे येलो के साथ ग्रीन, येलो येलो, ग्रीन ग्रीन। यहाँ पे देखो दो सेल अलग बना लेते हैं ना हम। एनाफेज 2 में क्या है, ये ऑरेंज और ये रेड आ गया, ये ऑरेंज और ये रेड आ गया एक साइड, ये एक साइड, ये एक साइड। क्रोमैटिड की बात कर रहा हूं, और ये है आपके पास मेटासेंट्रिक प्लेट। यहाँ पे भी ये मेटासेंट्रिक प्लेट है। इस साइड क्या होगा, यहाँ पे एक ऑरेंज का होगा और एक ग्रीन का। ये आ गया एक ऑरेंज का, ये आ गया एक ग्रीन का, ये एक ऑरेंज का, ये एक ग्रीन का। बिकॉज ये तो सेल अलग अलग हो गए ना, येलो और रेड तो अब अलग सेल में है। अब इसमें हम येलो रेड का बनाएंगे, एक येलो यहाँ है, एक येलो यहाँ है, एक रेड यहाँ है, एक रेड यहाँ है। ये है येलो येलो रेड रेड। देखो एनाफेज 2 में ऐसे हो जाएगा। अब एनाफेज 2 के बाद देखो उन्होंने लास्ट में क्या लिखा है, जर्म सेल्स बनाए। जर्म सेल्स मतलब इससे जो बनने वाले गमीट, बिकॉज इससे क्या बनते हैं, गमीट बनते हैं ना इससे। मतलब गमीट में क्या क्या हो सकता है, इससे दो अलग सेल बनेंगे, एक ओ आर ओ आर। देखो ऑरेंज के साथ आ गया रेड, और सेकंड में भी यही है, ऑरेंज के साथ क्या आ गया, रेड। यहां से येलो के साथ आ जाएगा ग्रीन, येलो के साथ आ गया ग्रीन, और येलो के साथ आ गया ग्रीन एक और बार, येलो के साथ आ गया ग्रीन। तो देखो ऊपर से जो जैसे हो रहा है ना, उसी के बेसिस पे आपकी चार पॉसिबिलिटीज आ गई। अब अगर ऊपर से ये वाला कॉम्बिनेशन आ चुका होता साथ में, तो क्या आपकी आती पॉसिबिलिटीज देख लो। ऑरेंज के साथ ग्रीन, ऑरेंज के साथ ग्रीन, क्या पहले ग्रीन के साथ येलो था, हाँ था। अब कौन सा, ऑरेंज है, तो ऑरेंज के साथ आ गया ग्रीन, ऑरेंज के साथ आ गया आपके पास ग्रीन। यहाँ पे येलो के साथ आ गया रेड, येलो के साथ आ गया रेड, और येलो के साथ आ गया रेड। देखो चेक करो, चेक करो क्या ये आपको सबको अच्छे से समझ आ चुका है। देखो यही पे इन्होंने यही तो कहा कि ये क्या हो रहा है, मियोसिस हो रही है, और मियोसिस में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रही है क्रोमोसोम्स की, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रही है। दिस इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स। इससे क्या चीज पता चली, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, कि क्रोमोसोम्स में ही कुछ जीन्स हैं, क्रोमोसोम के अंदर ही तो होती है, क्रोमोसोम के ऊपर ही तो जीन्स होती है ना, ठीक है। तो फिर इससे हमें ये पता चला क्रोमोसोम का बिहेवियर और जीन का बिहेवियर पैरेलल है, क्रोमोसोम का बिहेवियर और जीन का बिहेवियर पैरेलल है। तो ये देखो आपको ऐसे मिल गया सब कुछ, प्रूफ वगैरह भी, इसका टेस्टिमनी दे दी मैंने आपको, ओपन टेस्टिमनी है, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो जल्दी से। जिसने हेडफोन डाले हैं तंग आ गया होगा, नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं।
ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, आपको दे रखा है लिंकेज का एक चीज। अब उसके ऊपर आते हैं, पहले मैं आपको समझा देता हूं, फिर मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलूंगा। पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं व्हाट इज लिंकेज। और लिंकेज मैंने आपको क्या बताया था पिछले लेक्चर में, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक क्या है, लिमिटेशन है, मतलब ये एक एक्सेप्शन कह लो, लिमिटेशन नहीं एक्सेप्शन, ठीक है ना। लिंकेज, देखो ये एक क्रोमोसोम है, ये इसका होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है ना। आपको पता है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स में क्या होती है, क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर। ये और ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, इसके इस लोकस पे और इसके इस लोकस पे सेम जीन प्रेजेंट होगी, सेम टाइप की जीन। मान लिया मैंने इसके यहाँ पे ए है, इसके यहाँ पे भी जीन ए हो गई, ठीक है ना। इसके पास ही एक और लोकस पे, इसके पास ही एक और लोकस पे जीन बी प्रेजेंट है और इसके पास भी जीन बी प्रेजेंट है, ठीक है। अब लिंकेज कब होगी, जब डिस्टेंस बिटवीन एनी टू जीन्स इज वेरी लेस। कब होगी, ओनली इफ सेपरेशन बिटवीन टू क्रोमोसोम्स, सॉरी सेपरेशन ऑफ जीन्स in a chromosome, on a chromosome is very small, बहुत कम सेपरेशन है। बहुत कम सेपरेशन मतलब जब क्रॉसिंग ओवर क्या होता है ना, मियोसिस में प्रोफेज में क्या हो जाता है, देखो क्रॉसिंग ओवर भी समझा देता हूँ। देखो ये था एक क्रोमोसोम, ये दूसरा क्रोमोसोम, यहाँ पे उन्होंने एक्स लाइक स्ट्रक्चर बना लिया। अब इसके ऊपर मान लिया इस क्रोमोसोम के इस लोकस पे था आपके पास ए जीन, मतलब यहाँ पे भी ए जीन ही होगी क्योंकि ये और ये क्या है, होमोलोगस है, तो यहाँ पे ए जीन है और यहाँ पे इसके ऊपर यानी यहाँ पे जो है बी जीन है मान लिया, तो अभी बी वाला जीन इसके इस आर्म पे आ जाएगा और इसके इस आर्म का ए वहां चला गया, ऐसा कुछ जीन का एक्सचेंज हो गया। मतलब इसकी इसके जीन्स उसके अंदर और उसके जीन्स इसके अंदर आ जाएंगे। देखना ध्यान से, ये मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ है, इसके ऊपर इसके अंदर जो है, देखो ध्यान से, एक और मैं आपको कुछ लिख के दिखाना चाहता हूं, इसको मैं मार्कर की मदद से समझाता हूं, देखना। हाँ मार्कर से समझा देता हूं, एक मिनट रुको, एक मिनट रुकिएगा, मैं एक आपके लिए अच्छे से मार्कर जो है वो ढूंढ रहा हूं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। एक ब्लू मार्कर और चाहिए मुझे बस, फिर तो आपको समझ आना ही आना है। हाँ ओके जी, ये देखिएगा ध्यान से, मार्कर्स की मदद से आप इसको समझिएगा। कैसे समझाऊं, पकड़ूं कैसे इसको, ये एक क्रोमोसोम, ये दूसरा क्रोमोसोम है ना, ये एक क्रोमोसोम ये दूसरा क्रोमोसोम। अब क्या होगा यहाँ पे, क्या ऐसा एक्स टाइप का स्ट्रक्चर इन क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में बनेगा। ये दोनों क्रोमोसोम्स होमोलोगस क्रोमोसोम्स है और इन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के ऐसे ना यहाँ पे ये जो एक्स ये बन रहा है एक्स का कुछ एक्स एक्स स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ठीक है। क्या हुआ, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, इसने अपना जेनेटिक मटेरियल और इसने अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर लिया। एक्सचेंज कर लिया मतलब क्या, देखो पहले क्या था और अब क्या है, पहले अलग था और अब ऐसे हो गया, देखो, और अब ये अलग अलग हो जाएंगे, अब ये अलग अलग हो जाएंगे, देख लो, चेक करो, चेक इट आउट, ठीक है। इसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, इसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। अब अगर मान लो ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर ये एक जीन गई ना, अब मान लो दूसरी जीन क्या थी, ये जो नीचे वाला ढक्कन है ना, ये जो नीचे खुलता जाता, ये आपकी जीन 2 है और ये जीन 1 है, इनके बीच में डिस्टेंस बहुत कम है। सेकेंडली इस पे भी ऐसा ही होगा, ठीक है ना, जीन्स के पीछे डिस्टेंस कम है मान लिया, ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखना, अब कैसे हो गई क्रॉसिंग ओवर, अब देखो, अब ढक्कन के साथ साथ मतलब ऊपर वाली जीन के साथ नीचे वाली जीन भी चली जाएगी, साथ में रहेंगी, एक दूसरे को छोड़ेंगी नहीं, एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं, तो साथ में ही क्रॉसिंग ओवर इनकी भी हो जाएगी। देखो अब ऐसे हो गया, अब दो दो जीन्स चली गई, दो दो जीन्स चली गई, ठीक है, दो दो जीन्स चली गई, जिनमें अब दो दो जीन कब जाएंगी, जब वो दोनों जीन्स आपस में लिंक्ड होंगी, आपस में लिंक्ड होंगी। तो अब देखो ये तो इंडिपेंडेंटली तो जा नहीं रही एक दूसरे से,
एक जा रही है तो ही दूसरी जा रही है, इंडिपेंडेंटली थोड़ी जा रही है, ठीक है ना। अगर मान लो ए जीन और बी जीन बड़े आपस में क्लोज हैं, बड़े क्लोज हैं, तो अगर ए जीन कहीं ना कहीं जा रही है क्रॉसिंग ओवर में लिए, क्रॉसिंग ओवर के लिए, तो बी जीन भी उसके साथ चली जाएगी, लपक जाएगी साथ में। तो इसी को क्या कह देते हैं हम, लिंकेज कह देते हैं भाई। और लिंकेज कब देखने को मिली आपको, जब डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स इज वेरी वेरी लेस, डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स इज वेरी वेरी लेस। तो इस ए के साथ ये बी साथ ही में रहेगा, इसके साथ ये बी साथ में ही रहेगा, ये आपस में एक ही मान लो आप इनको। और ये आपस में जब जाएंगे, अगर क्रॉसिंग ओवर हुई, तो ये वाला जीन का सेगमेंट इसके अंदर जब जाएगा तो कैसे जाएगा, ये ए आ गया ए जीन का और ये बी जीन का आ गया, और यहाँ पे इसके जो अंदर जीन था वो यहाँ पे आ जाएगा। आई होप सो दिस इज क्लियर टू यू। ये है लिंकेज, इसको नोट करो। ये मैंने लिंकेज का आपको मतलब क्रॉसिंग ओवर समझा दिया और लिंकेज का बेसिक समझा दिया। अब लिंकेज को एडवांस कैसे समझना है वो हम मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट से देखेंगे। मॉर्गन ने क्रोमोसोमल थ्योरी को प्रूव करने के लिए, चेक करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया, एक बग कह लो, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे, उस पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। अब उस एक्सपेरिमेंट को हम आगे पढ़ते हैं और चलते हैं आगे। पहले मैं देखूं, एक मिनट, चलो पहले इसको नोट कर लो आप, ठीक है ना। तो अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं अबाउट मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट ऑन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। पहले तो हेडिंग टीएच मॉर्गन या मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट, इसको करने के बाद हम रिवीजन पे जाएंगे। वैसे तो टाइम इसको लग ही जाएगा, पर देखते हैं, फिर अगले लेक्चर में कर लेंगे पिछले का भी रिवीजन, ठीक है ना। रिवीजन में करवाऊंगा ही, ठीक है। मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट, ही चोज टू वर्क ऑन, इसके ऊपर इन्होंने काम किया, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ठीक है ना, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे मॉर्गन ने काम करना स्टार्ट किया। अब ये काम कर क्यों रहे थे, ताकि ये जो ऊपर उन्होंने दिया ना, किसने किसने दिया था, सुटॉन और बोवरी ने जो थ्योरी दी, क्रोमोसोमल थ्योरी, ठीक है ना, उसको वेरीफाई कर सकें कि क्रोमोसोम क्या होता है, देख सकते हैं उनको, ठीक है ना, उसको देखना चाहते थे कि लॉ ऑफ इनहेरिटेंस मतलब सही में वैलिड हो रहा है कि ऐसे ही कह रहे हैं, ठीक है ना। तो वो इनको देखना था, तो इसलिए इन्होंने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे काम किया। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को हम कहते हैं सिंड्रेला ऑफ जेनेटिक्स, सिंड्रेला ऑफ जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स में इसका काफी बहुत ज्यादा काम है, बहुत ज्यादा काम, ठीक है ना। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को हम काफी, बैक्टीरिया में से ई कोलाई बहुत यूज होता है जेनेटिक्स में, और यहाँ से ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर बहुत यूज होता है। अभी क्यों यूज हो रहा है, बिकॉज सबसे पहले तो मैं इसके बारे में आपको थोड़ा बताता हूँ, पर अगले पेज पे कर लिखते हैं उसको, पहले इसको नोट कर लो आप। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, किसके बारे में, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के बारे में, ठीक है ना। अब लिंकेज की नींव तो मैंने रखी दी है, कैसे, अब वो कईयों में मजबूत होगी, कईयों में थोड़ी ढीली होगी। ढीली क्यों, वो शायद सुन ना रहे हो, या शायद मेरी एंड से कोई कमी रह गई हो, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अरे इस लेक्चर में थोड़ी एनर्जी कम लगी, या इस लेक्चर में थोड़ा समझ कम आया, बट बाकी तो सही था, पिछला लेक्चर सही था, इसमें थोड़ा कम समझ आया, ठीक है, ऐसा आप बता सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो मैंने क्या कहा अबाउट ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के बारे में मुझे आपको बताना है। सबसे पहले इसमें 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम आपको देखने को मिलते हैं, 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है ना। 4 पेयर मिलते हैं, जिनमें से एक तो सेक्स क्रोमोसोम है और दूसरा ऑटोसोम, ठीक है ना। तो आपको क्या कहा मैंने, 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम आपको देखने को मिल रहे हैं। इसमें से मैंने क्या कहा, 1 सेक्स क्रोमोसोम का पेयर होगा एक, एंड सेकंड मैंने आपको क्या कहा, या 1 एलोसोम लिख लो, 1 एलोसोम एंड 3 ऑटोसोम, ऐसा लिख लेते हैं। 3 ऑटोसोम्स, 1 एलोसोम, ठीक है, 3 ऑटोसोम 1 एलोसोम। A single mating produces large number of, a single mating gives
लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, कई सारे ऑफस्प्रिंग्स हमें देखने को मिल रहे हैं एक ही मीटिंग में, तो हमारा तो फायदा ही है ना, हम उनको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन लेस टाइम, बड़ी कम टाइम में हमें मिल रहा है जो भी रिप्रोडक्शन से मिल रहा है। एंड डिफरेंशिएशन बिटवीन मेल एंड फीमेल इजी, फीमेल एंड मेल इजी। इसमें भी मेल के पास क्या है, एक एक्स क्रोमोसोम एक वाई क्रोमोसोम, फीमेल के पास एक एक्स क्रोमोसोम एक वाई क्रोमोसोम, तो फीमेल के पास एक एक्स और दूसरा भी एक्स, ऐसा होता है इसमें भी क्रोमोसोम में। ठीक है ना। एंड डिफरेंशियल या डिफरेंशिएबल कैरेक्टर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, डिफरेंशिएबल कैरेक्टर्स एंड देयर ट्रेट्स हमें विजिबल है, विजिबल ट्रेट्स हैं हमें दिख रहे हैं सामने, आंख से आंख में दिख रहे हैं। जैसे एक ट्रेट तो हमें पड़ा कैरेक्टर का कि स्टार्च वाले में हमने देखा ना, तो हमें दिख नहीं सकता था वो, हमें तो सिर्फ मतलब पता लग रहा था देख के, एक्सपेरिमेंट करके कि इसमें स्टार्च ज्यादा है, तो इसमें तो हमें देखने को मिलेगा। अब वो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, ध्यान से देखना है। एक है बॉडी का कलर जो हम कंसिडर कर रहे हैं, बॉडी का कलर, एंड सेकंड है आईज का कलर, एंड थर्ड है आपके पास विंग का साइज। बॉडी का कलर कैसा है, दो तरह के कलर्स थे। बॉडी का एक कलर था आपके पास ब्राउन, जिसके लिए हमने क्या यूज किया, W+ यूज किया। ठीक है, और दूसरा है आपके पास वाइट, जिसके लिए हमने यूज किया W सिंबल। ठीक है ना, जैसे हम सिंबल यूज कर रहे थे ना उसमें भी, ये क्या है आपके ट्रेट्स हैं, ये क्या करेक्टर है, इस ट्रेट की ये एलील, इस ट्रेट की ये एलील। ठीक है ना। आइस का कलर, आइस का कलर या तो रेड है या तो येलो है। रेड के लिए हमने क्या यूज किया, ओ यार सॉरी, आई एम रियली सॉरी, एक मिनट इसको पहले मैं झाड़ लेता हूँ, एक मिनट अच्छे से। तो दोस्तों इसको झाड़ कर मैं वापस आ गया हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आपको कर दिया ना कंफ्यूज, देखो तो इसी में ना टाइम निकल जाएगा। दोबारा देखते हैं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डोमिनेंट, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रिसेसिव। ठीक है ना। बॉडी कलर में एक है ब्राउन जो कि क्या है डोमिनेंट, और एक है येलो जो कि क्या है रिसेसिव है। आई कलर में एक है आपके पास रेड जो कि क्या है डोमिनेंट, और एक है व्हाइट आई जो कि क्या है रिसेसिव। विंग के साइज में है, एक है लार्ज जो कि क्या है डोमिनेंट, और एक है मिनिएचर जो कि क्या है रिसेसिव। ठीक है ना। अब येलो के लिए हमने यूज किया वाई, व्हाइट के लिए W, मिनिएचर के लिए M, बस यहाँ पे लार्ज के लिए M+, रेड के लिए W+, ब्राउन के लिए Y+, और Y+ या जो भी हम डोमिनेंट को कहते हैं, डोमिनेंट को हम क्या कह देते हैं, वाइल्ड टाइप भी कह देते हैं, वाइल्ड टाइप भी कह देते हैं। अब इसके हम क्रॉसेस देखते हैं, इसके हम क्रॉसेस देखते हैं। एक बार हम क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम हम कंसिडर करेंगे टू जीन्स को, जो कि क्या है ये दो जीन्स। सेकेंड टाइम हम ये दो जीन्स देखेंगे, और इनके हम देखेंगे क्या क्या इसमें रिकॉम्बिनेंट, क्या क्या इसमें वो मिल रहा है हमें, वो सब आपको पता चल जाएगा। टाइम टाइम आप पढ़ते जाएंगे ना, जैसे जैसे आपको पता चलता जाएगा, आगे बढ़ते जाएंगे। अब देखना है, अब देखना है, अब देखना है क्या क्रॉस देखना है, ध्यान से देखिएगा। ये है फीमेल, ये है मेल, पेरेंट पेरेंट बना रहा हूं पहले मैं, ये फीमेल का एक्स और ये एक और एक्स, बिकॉज फीमेल में दोनों एक्स हैं। ये रहा एक्स और ये रहा वाई क्रोमोसोम। ठीक है ना, ध्यान से समझना है। मैंने मान लिया जो मेल है वो वाइल्ड टाइप है, मेल है वाइल्ड टाइप, मतलब एक मैंने क्रॉस जब बनाया तो हम किस किस को कंसिडर करके करते करते बना रहे हैं, बॉडी का कलर और विंग आई का कलर, बॉडी का कलर आई का कलर। थोड़ा इसको ना ध्यान से पास पास में बनाना है इस बार। ये देखो, ये रहे,
ये रहे आपके पास जीन्स। बॉडी का कलर क्या था, जो डोमिनेंट था, ब्राउन। उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, W प्लस से। तो ये है W प्लस, ऊपर करके लिख देता हूँ, सॉरी यार, Y प्लस, और ये है आपके पास W प्लस, डोमिनेंट। अब यहाँ पे ये है क्या, W, ये है क्या, Y, ये है क्या, Y, ये है क्या, W। Y प्लस W प्लस, इस पे कोई जीन नहीं होता, ठीक है। ये Y क्रोमोसोम, ये X क्रोमोसोम। अब ध्यान से देखना, इसकी मैंने क्या बनानी है, F1 प्रोजेनी बनानी है। इसकी मैंने क्या बनानी है, F1 प्रोजेनी बनानी है। तो F1 प्रोजेनी कैसे बनेगी, देखना ध्यान से। या तो ये हो सकता है YW वाले क्रोमोसोम के साथ, इस क्रोमोसोम के साथ ये वाला क्रोमोसोम चला जाए, या इस क्रोमोसोम के साथ ये वाला क्रोमोसोम चला जाए। अगर मान लो इसके साथ ये वाला चला गया, तो एक क्या बनेगा, ये कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है, जिसमें क्या है, YW, ठीक है ना, YW। अब ये क्या है, F1 प्रोजेनी बना रहा हूं मैं, F1 प्रोजेनी YW। और दूसरा ये भी तो हो सकता है इसके साथ ये वाला चला जाए, तो इसके साथ चला गया ये YW के साथ Y प्लस W प्लस, YW के साथ चला गया। यार इसको थोड़ा पास पास में बनाना था यार, देखो कर दिया ना वही घोटाला। Y प्लस W प्लस, नोट करो, देखो ध्यान से, ये क्या है, W है, ये क्या है, W है, ठीक है ना। ये क्या है, मेल ऑफस्प्रिंग, ये क्या है, फीमेल ऑफस्प्रिंग। अब ये तो हो गया, ये इसके साथ चला गया, ये इसके साथ, मान लो ये भी तो जा सकता है, ये वाला इसके साथ जाएगा तो क्या मिलेगा, यही तो मिलेगा, ये वाला इसके साथ जाएगा तो क्या मिलेगा, यही तो मिलेगा। मतलब ये दोनों चीजें मिलेंगी, दो बार मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो ये क्या F1 जनरेशन है, ये क्या F1, चेक कर लो, F1 सबको आई होप तो क्लियर ही होगी। अब हम क्या करेंगे, F1 का क्रॉस करवाएंगे, है ना, F1 का क्रॉस करवाएंगे। पहले इसको नोट कर लो, इसको देखो, फिर F1 का क्रॉस करवाते हैं। इस साइड करवा दूंगा F1 का, ठीक है, इसकी भी एक बार फोटो खींचता हूँ, ठीक है। तो इस साइड बना देता हूँ। ये है आपके पास F1 जनरेशन, ठीक है, जिसमें से ये मेल है, ये फीमेल, ये F1। अब देखना, इनके बीच का एक क्रॉस दिखा रहे हैं, F2 जनरेशन यहाँ पे बना रहा हूँ। अब इनके बीच का जब क्रॉस होगा, तो ये हो सकता है ये वाला इसके साथ, या ऐसा देखो, ये दोनों आपस में आए, ये दोनों आपस में आए, ये भी तो हो सकता है ये वाला इसके साथ चल जाए, ये वाला इसके साथ चल जाए। अगर देखो ये हो रहा है, तो क्या होगा, F2 प्रोजेनी में ये वाला इसके साथ, मतलब YW के साथ ये, तो देखो YW के साथ एक Y क्रोमोसोम। और ये भी तो हो सकता है ये वाला Y क्रोमोसोम Y प्लस W प्लस के साथ चला जाए, ठीक है, Y प्लस W प्लस के साथ ये। अब और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, उसको ध्यान से देखना है। मान लो इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो जाए, मान लो इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो जाए। क्रॉसिंग ओवर होने के बाद क्या होगा, Y प्लस इस Y की जगह ले लेगा, और ये Y इसके पास आ जाएगा, Y मतलब Y प्लस YW प्लस अलग हो जाएगा, और एक Y प्लस W आ जाएगा, है ना। इनके बीच में अगर मैं क्रॉसिंग ओवर बनाऊं, इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर, अब इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो सकती है क्या, नहीं। इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर बना रहा हूं, तो क्या बनेगा, एक बनेगा हमारे पास YW प्लस, और एक बनेगा Y प्लस W आफ्टर क्रॉसिंग ओवर। अब आफ्टर क्रॉसिंग ओवर, मान लो क्रॉसिंग ओवर होने के बाद जाएगा ना इसके, तो देखो पहले क्रॉसिंग ओवर होती है प्रोफेज में, प्रोफेज के बाद एनाफेज होती है, फिर एनाफेज के बाद जब वो जाते हैं डिवाइड कर जाते हैं। अब जब एनाफेज होगी, तो एक आपको मिला ये वाला, एक आपको मिला ये वाला, क्रॉसिंग ओवर के बाद। ये तो आपके देखो बिल्कुल पेरेंट की तरह दिख रहे होंगे आपको, देखो YW ओए, मतलब ये तो देखो पेरेंटल पेरेंटल वाले है ना, पेरेंटल वाले दिख रहे हैं, चेक करो, ठीक है ना। अब देखो क्रॉसिंग ओवर हो गई, क्रॉसिंग ओवर होने के बाद एक बना YW प्लस और Y प्लस W, ये आएगा क्रॉसिंग ओवर के बाद, ये आएगा क्या, क्रॉसिंग ओवर के बाद। और मान लिया इसके साथ ये वाला चला गया, क्रॉसिंग ओवर के बाद ये वाला गया है साथ में, क्रॉसिंग ओवर के बाद ये वाला साथ में गया, तो हमें क्या मिलेगा, एक मिलेगा YW प्लस के साथ गया ये, मतलब ये हम मेल मेल वाले बना रहे हैं पहले सारे, ठीक है ना। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और एक गया हमारे पास Y प्लस W के साथ, मतलब Y वाला डोमिनेंट वाला है, Y वाइल्ड आया है, और W नॉर्मल आया है, उसके साथ आपके पास गया है ये Y क्रोमोसोम। मतलब ये चार आपके अलग अलग बन गए। ये क्या है, मेल वाले बने, ये मेल वाले। अब फीमेल वाले भी तो हो सकते हैं, मान लो ये वाला जाए ना इधर से, इधर से ये वाला चला जाए,
इधर से ये वाला चला जाए। अब चार पॉसिबिलिटीज तो इसके साथ भी यही वाली चार होंगी ना, एक बार क्रॉसिंग ओवर हुई तो ये, क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई तो ये। अगर मान लो नहीं हुई क्रॉसिंग ओवर तो वाई डब्ल्यू के साथ वाई डब्ल्यू चला जाएगा, सिंपल। ये है वाई डब्ल्यू, इसके साथ गया ये वाई डब्ल्यू, वाई डब्ल्यू के साथ वाई डब्ल्यू। सेकेंड वाई डब्ल्यू के साथ वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, देखो वाई डब्ल्यू के साथ वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जा सकता है। हाँ वाई डब्ल्यू के साथ वाई प्लस डब्ल्यू प्लस मतलब ये देखो वाई डब्ल्यू के साथ वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, यानी वाई डब्ल्यू इसके साथ गया वाई प्लस डब्ल्यू प्लस। सेकेंडली वाई डब्ल्यू जो है इसके साथ भी जा सकता है, इसके साथ भी जा सकता है। जब क्रॉसिंग ओवर हो जाए तो यही कंडीशन आएगी ना। देखो वाई डब्ल्यू तो फिक्स है, वाई डब्ल्यू वाई डब्ल्यू, और ये क्या है वाई डब्ल्यू प्लस, एक है वाई डब्ल्यू प्लस वाई डब्ल्यू प्लस, और एक है वाई प्लस डब्ल्यू वाई प्लस डब्ल्यू। अब इनके पेरेंट्स कौन थे, ये तो F2 है, इनके पेरेंट्स है F1। F1 में क्या दिख रहा है वाई डब्ल्यू, और ये देखो कहां पे है ये वाई डब्ल्यू, और ये और कहीं दिखा है क्या वाई डब्ल्यू, और ये नहीं। वाई डब्ल्यू के साथ वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, वाई डब्ल्यू के साथ वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, ठीक है ना। और साथ में देखो वाई डब्ल्यू के साथ वाई डब्ल्यू कहीं दिख रहा है, वाई डब्ल्यू के साथ वाई डब्ल्यू, और कहीं ना। वाई प्लस डब्ल्यू प्लस के साथ ये वाला ये नहीं दिखा ना। अच्छा ये तो रहा वाई प्लस डब्ल्यू के साथ ये वाला, तो इसको मैं यहाँ पे बना लेता हूँ और इसको वहां पे बना देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा इससे। देखो बस इसमें क्या हो गया, इस साइड जो है ये आपके पेरेंटल हले हैं, देखो सारे पेरेंट्स हैं यहाँ पे। वाई डब्ल्यू के साथ मेल, वाई डब्ल्यू के साथ मेल वाला, मतलब वाई डब्ल्यू और एक दूसरा वाई क्रोमोसोम। वाई प्लस डब्ल्यू प्लस के साथ वाई क्रोमोसोम, तो वाई प्लस डब्ल्यू प्लस के साथ वाई क्रोमोसोम, ये भी पेरेंटल जीनोटाइप है। ये देखो वाई डब्ल्यू के साथ वाई डब्ल्यू, वाई डब्ल्यू के साथ वाई डब्ल्यू, वाई डब्ल्यू के साथ वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, वाई डब्ल्यू के साथ वाई प्लस डब्ल्यू प्लस। ये है आपके पास पेरेंटल टाइप जो आपको मिल गए। और यहाँ पे आपको क्या मिले रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट मतलब जो न्यू मिल रहे हैं उनको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट। तो ये क्या है आपके पास रिकॉम्बिनेंट्स, इसको नोट कर लेना यार, यहाँ पे लिखा नहीं गया अच्छे से, रिकॉम्बिनेंट्स। और इस केस में क्या होता है पेरेंटल टाइप आर वेरी हाई 98.7%, ये लिख देता हूं 90, नीचे जगह है, लेट मी चेक कि आपको नीचे दिख रहा है, नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा तो फिर मैं क्या कहाँ लिखूंगी, यहाँ पे लिख देता हूँ 98.7% पेरेंटल टाइप है। और ये वाले आपको मिलते हैं इन सबको मिला के कितना परसेंट बना, इसमें से हटाओ 1.3%। अब रिकॉम्बिनेंट देखो कितने कम मिले और ये देखो कितने ज्यादा मिले, ठीक है ना। मतलब रिकॉम्बिनेंट कम मिलने का मतलब, रिकॉम्बिनेंट कब बन रहे थे जब हम इसको कंसीडर कर रहे थे। देखो हर एक में हमने इसको कंसीडर किया होगा, वाई डब्ल्यू प्लस होगा कहीं ना कहीं, देखो वाई डब्ल्यू प्लस या वाई प्लस डब्ल्यू होगा, वाई प्लस डब्ल्यू होगा, वाई डब्ल्यू प्लस होगा या वाई प्लस डब्ल्यू होगा। मतलब जब हमने क्या किया क्रॉसिंग ओवर कंसीडर कर ली, क्रॉसिंग ओवर कंसीडर करने पे देखो फिर भी हमें क्या मिला, जो ये क्रॉसिंग ओवर कंसीडर करने के बाद जो मिले ये हमें कम मिल रहे हैं, इसमें कम मिल रहे हैं। इसलिए इसमें क्यों, क्योंकि इसमें क्रॉसिंग ओवर हो नहीं रही होगी, मतलब क्रॉसिंग ओवर हो तो रही है बट ये एक साथ नहीं जा रहे होंगे, समझ पा रहे हो, तो मतलब लिंकेज नहीं हो रहा होगा। हमने तो क्या माना था क्रॉसिंग ओवर तो हो ही रही है ना, बट लिंकेज इसमें देखो, इसका मतलब क्या है कि y और w साथ में रह रहा, y प्लस डब्ल्यू प्लस साथ में रह रहे, देखो क्योंकि ये वाले ज्यादा मिले तो मतलब यही ज्यादा मिले तो मतलब ये प्रोमिनेंट है। देखो y प्लस डब्ल्यू प्लस साथ में रह रहे होंगे, मतलब वाई डब्ल्यू साथ में रह रहे होंगे, मतलब वाई डब्ल्यू साथ में रह रहा होगा, मतलब ठीक है y प्लस डब्ल्यू प्लस साथ में रह रहा है, वाई डब्ल्यू साथ में रह रहा है, देख लो यही दोबारा दोबारा मिल रहे हैं। अब ऐसा क्यों है, क्रॉसिंग ओवर के बाद भी हमें जो रिकॉम्बिनेंट है वो इतने कम क्यों मिले, क्योंकि ये दोनों अलग हो ही नहीं रहे, ठीक है ना, ये अलग हो ही नहीं रहे, अलग हो रहे तो हमें बहुत कम मिल रहे, बहुत कम मिल रहे का मतलब रिकॉम्बिनेंट कम है, रिकॉम्बिनेंट कम है मतलब क्रॉसिंग ओवर हो तो रही है बट अलग नहीं हो रही, और अलग नहीं हो रही मतलब लिंकेज हो रही है। आपको अभी तो बताया, इसीलिए मैंने क्या कहा था शुरू में ही कहा था डिस्टेंस थोड़ा कम रखना इनमें। इससे आपको पता चला कि ड्रोसोफिला में लिंकेज हो रही है, ठीक है ना, और लिंकेज हो रही है इसीलिए तो देखो पेरेंटल कितने ज्यादा मिले और ये कितने कम मिले। अब जब हम अगला एग्जांपल करेंगे तो कल अगले लेक्चर में हो पाएगा, बिकॉज अभी टाइम देखो 54 तो हो गए आपके, है ना, वो तो अगले उसमें हो पाएगा। ये हमने किसका किसका क्रॉस बनाया, फीमेल विद
येलो बॉडी एंड वाइल्ड टाइप मतलब ब्राउन है उसका, ओ यार रेड आईज है, रेड आइड येलो, और ये क्या है रेड आइड येलो, सॉरी रेड आइड ब्राउन, ठीक है ना। इनका हमने क्रॉस किया, ये हमें मिला F2, ये क्या है F2, F2 जनरेशन। देख लो F2 में कितना हमें फर्क दिख रहा है। अब इससे हम जो बताएंगे ना कि क्यों मिल रहा है ऐसा, तो वो हम देखेंगे अगले लेक्चर में कि ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज अभी हमें पिछले लेक्चर की रिवीजन भी तो करनी है यार, ठीक है। चलो पिछले लेक्चर को रिवाइज कर लेते हैं एक बार, यहां तक आपको इसको याद करके आना है। इसी की तरह एक और क्रॉस आपको अगले लेक्चर में देखने को मिलेगा। अगले लेक्चर में ये वाला क्रॉस भी मैं आपको थोड़ा सा दोबारा रिवाइज करवाऊंगा, बिकॉज अगर आपको ये क्रॉस रिवाइज नहीं होगा तो आप क्रॉसिंग ओवर समझ नहीं पाएंगे, लिंकेज समझ नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लो, इसको एक बार नोट कर लो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपके लिए। लिंकेज बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखो जब दूरियां कम तो रिकॉम्बिनेंट भी कम मिले, दूरियां कम होने पे रिकॉम्बिनेंट कम मिले, बिकॉज दोनों साथ में जा रहे हैं। अगर अलग अलग होते तो ज्यादा वेरिएशन हो सकती थी। एक मतलब अलग अलग हो गए मान लो, तो एक कहीं जा रहा है, एक कहीं जा रहा है, एक कहीं जा रहा है, एक कहीं जा रहा, ज्यादा वेरिएशन। अब इसमें ज्यादा वेरिएशन हो ही नहीं रही, ज्यादातर हमें यही वाले मिल रहे हैं, तो बड़े कम मिल रहे हैं, वेरिएशन कम हो रही है, रिकॉम्बिनेंट कम मिल रहे हैं। कम कब मिल रहे हैं, जब डिस्टेंस कम है, तो डिस्टेंस कम है मतलब लिंकेज है, तो लिंकेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन जीन्स, ऐसा आप लिख सकते हैं। अब बाकी तो हम इसको लिंकेज को समराइज अप अगले लेक्चर में करेंगे, और अगला एक और क्रॉस है आपकी एनसीईआरटी में, वो हम अगले लेक्चर में बनाएंगे। ये तो हमने तब देखा जब लिंकेज हो रही है, अब लिंकेज ना हो तो देखना आपको रिकॉम्बिनेंट कितने ज्यादा मिलेंगे, देखना वो अगले लेक्चर में दिखेगा आपको। अगर लिंकेज ना हो तो, इसमें तो लिंकेज हो रही थी, अगर लिंकेज ना हो तो आप अगले लेक्चर में देखेंगे। अब हम आते हैं रिवीजन ऑफ लेक्चर नंबर 5। लेक्चर 5 में हमने देखा था डाई हाइब्रिड क्रॉस ऑफ मेंडल। डाई हाइब्रिड क्रॉस को हमने एक बार आपको बना के दिखा देता हूं मैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस का F2 जनरेशन, F1 और F1 देखना। F1 में क्या था, R R Y Y राउंड येलो सीड, स्मॉल r स्मॉल y होमोजाइगस, यानी कि आपको क्या लेने हैं, होमोजाइगस स्पीशीज लेने हैं, ठीक है ना। तो इसमें से क्या मिलेगा आपको मीट, कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसमें से स्मॉल वाई, तो आपस में मिक्स करेंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये आपको मिलेगा। अब इससे गमीट कौन कौन से मिलेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, जो कि आपके F2 जनरेशन की तरफ हमें भगाएंगे, हमें दिखाएंगे, F2 जनरेशन के दर्शन करवाएंगे, ठीक है ना। ये क्या F1 में से क्या क्या गमीट मिलेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है। स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब आपको बस इसको बस F2 जनरेशन पुनः कैसे बना लेनी, देखो कैसे बनाएंगे। कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इधर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है ना। और देखो कैपिटल आर कैपिटल स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, और यहाँ पे 3 रह गए बस, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक है ना। ये आपके पास मिलेंगे। अब इनको अगर आप देखें तो आपको रेशो कौन सी मिलेगी, वो मैं आपको रेशो डायरेक्ट बता रहा हूं, क्या 1:9:3:1, ये है फिनोटिपिक रेशो, जिसमें ये क्या है, राउंड येलो, ये क्या है, रिंकल्ड ग्रीन, ये क्या है, राउंड ग्रीन, ये क्या है, रिंकल्ड बट येलो। ये है आपके पास फिनोटिपिक रेशो। इसको हम निकाल कैसे सकते हैं, ये हमें वेरीफाई करनी है। मान लो वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, देखना, एक आपने ट्रेट लिया इसकी शेप, एक आपने लिया इसका कलर। शेप के लिए मैंने क्या लिख लिया, शेप के लिए मैंने लिख लिया जो F2 जनरेशन आपको आई थी। अगर मैं सिर्फ शेप को कंसिडर कर रहा हूं, मतलब मोनो हाइब्रिड क्रॉस अगर मैं सिर्फ शेप का बना रहा हूं, तो उसमें मुझे क्या क्या मिला था, अगर मैं सिर्फ शेप को कंसिडर कर रहा हूं,
एक मुझे मिलेगी शेप जो कि कैसी है, राउंड, और एक मिलेगी राउंड और एक मिलेगी रिंकल्ड। वो किस रेशो में होंगी? राउंड विल बी 3:1। ये आपने पढ़ा मोनो हाइब्रिड क्रॉस में 3:1। और सेकेंड कैरेक्टर जो हमने कंसिडर किया है वो क्या है? ग्रीन एंड येलो। येलो डोमिनेंट है तो पहले लिखते हैं येलो और ग्रीन। येलो 3, ग्रीन 1, ये इनकी मोनो हाइब्रिड क्रॉस की रेशो हो गई। अब मोनो हाइब्रिड कैसे बनता है? दो डाई हाइब्रिड से। इसको क्रॉस करो, 3:3, राउंड येलो कितने? 3 × 3 9। राउंड ग्रीन कितने? 3 × 1 3। रिंकल्ड येलो कितने? 1 × 3 3। रिंकल्ड ग्रीन कितने? 1 × 1 1। देखो क्या इसको हम दो मोनो हाइब्रिड से एक मोनो हाइब्रिड एक डाई हाइब्रिड बना लिया? हाँ बना लिया। इसको नोट कर लो। नोट तो क्या करना है, इसको रिवाइज कर लो, मतलब पिछले लेक्चर का रिवीजन चल रहा है ना भाई। और देखो और देखो और देखो और देखो। अब हम आते हैं इसकी जीनोटिपिक रेशो। जीनोटिपिक रेशो तो होगी फिनोटिपिक, यहाँ पे हमने फिनोटाइप देखा। अब जीनोटिपिक रेशो देखना ध्यान से। जीनोटिपिक रेशो की तरफ आते हैं। ये क्या चल रहा है? रिवीजन ऑफ लेक्चर 5 चल रहा है। जीनोटिपिक रेशो देखना क्या मिलेगी? 1। मैं आपको वैसे समझाता हूं, देखो अगर आप मोनो हाइब्रिड क्रॉस देखेंगे, कैपिटल आर क्रॉस स्मॉल आर आपको मिलेगा कैपिटल आर स्मॉल आर F1 में। फिर F1 को अगर आप क्रॉस करेंगे तो आपको मिलेगा कैपिटल आर स्मॉल आर, जो कि किस रेशो में? 1:2:1 की रेशो में। तो यही मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 रेशो 2 कैपिटल आर रेशो स्मॉल आर मल्टीप्लाई बाय, बिकॉज ये एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस हो गया जो कि हमने राउंड कैरेक्टर को कंसीडर किया। सेकंड येलो कलर वाले कैरेक्टर को, कलर वाले में भी यही आएगा ना, 1 कैपिटल वाई रेशो 2 कैपिटल वाई स्मॉल वाई रेशो 1 स्मॉल वाई। तो इससे आपको क्या मिल जाएंगी? जीनोटिपिक रेशो। जीनोटिपिक रेशो कैसे? 1:1 कैपिटल आर वाई। तो कैपिटल आर वाई कितने? 1 1 × 1 ही होता है ना। रेशो कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई है ना। तो 1:2 रेशो कैपिटल आर को अगर हम स्मॉल वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे? 1 से, तो 1 ही आएगा दोबारा से। कैपिटल आर स्मॉल वाई रेशो कैपिटल आर स्मॉल आर को कैपिटल वाई से, और फिर कैपिटल आर स्मॉल आर को कैपिटल वाई स्मॉल वाई से, फिर इसको स्मॉल वाई से, कैपिटल आर स्मॉल वाई। तो क्या मिल रहा है देखो, 2 × 1 2 2 × 2 4 2 × 1 2, ठीक है ना। फिर आगे इसको मल्टीप्लाई करो, स्मॉल आर कैपिटल वाई। देखो स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई रेशो स्मॉल आर वाई। ये कितने आएंगे? स्मॉल आर 1 और कैपिटल वाई 1 1 × 1 रेशो स्मॉल आर 1 है, कैपिटल वाई 2 है, तो रेशो 2 स्मॉल आर 1 स्मॉल वाई 1, तो यहाँ पे आएगा 1। देखो ये आपकी हो गई इसकी जीनोटिपिक रेशो। चेक करो, जो कि हमने कैसे निकाली? दो मोनो हाइब्रिड की जीनोटिपिक को मल्टीप्लाई करके। चेक कर लो इसको, ठीक है। फिर हमने इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखे थे। अब इसका हमने पढ़ा था फिर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की, जो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो गए। ऐसा नीचे आपको दिख नहीं रहा तो इसको नोट कर लो, देखो अब दिख रहा हो। फिर हमने देखा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की, जो असॉर्टमेंट हो रही है, जो अलग अलग हो रहे हैं ना ये जीन्स, ठीक है ना, वो एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से बिल्कुल इंडिपेंडेंटली चल रहा है। एक कैरेक्टर की जीन्स दूसरे कैरेक्टर से जीन्स से इंटरफेयर नहीं करेंगी। और इसका हमने जो अभी पढ़ा लिंकेज, कि जीन्स आपस में लिंक हो सकती हैं, वो अलग अलग ना हो, ये भी हो सकता है, ठीक है ना, एक साथ जा रही हैं, ठीक है। मान लो कैपिटल आर और स्मॉल वाई, कैपिटल वाई एक ही क्रोमोसोम पे मान लिया, यहाँ पे कैपिटल आर, यहाँ पे ही कैपिटल वाई है, तो यहाँ पे आर है, यहाँ पे, तो ये तो एक साथ ही जाएंगी ना यार। तो आपको हर एक में कैपिटल आर कैपिटल वाई मिलेगा ज्यादातर में, ठीक है ना। और जिनमें अगर ऐसा ना हो तो वो बहुत कम मिलेंगे नेचर में, जैसे हमने उसमें देखा 1.3% मिल रहा है सिर्फ, मतलब वहाँ पे लिंकेज हो रही थी। यहाँ पे हमने भी पढ़ा ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में, इसमें लिंकेज नहीं हो रही है, तो हमने जनरल देखा। इसको नोट कर लो, ठीक है ना। तो ये हमने भी पढ़ा, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ एक बार। चलिए फिर आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। आज का होमवर्क आपके पास है डीपीपी नंबर 5 तक ही आपको करनी है। अभी लिंकेज वाला टॉपिक खत्म कहाँ हुआ,
डीपीपी नंबर 5 तक ही आपको करनी है। हे राम, होमवर्क, सॉल्व डीपीपी 1 to 5, रिवाइज, अच्छा होल चैप्टर टिल नाउ, बिकॉज अब आपके पास 2 दिन की ब्रेक होगी। हो सकता है इनमें भी लेक्चर आ जाए, बिकॉज आपको मंडे को लेक्चर नहीं आया था। एंड नोट्स का रिवीजन, ठीक है ना, बिकॉज आज फ्राइडे है। सैटरडे संडे तो आपका क्लास 11th का कंटेंट आता है, कहाँ पे, जीत 11th पे, तो वहां पे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए यहीं पे रखते हैं इस लेक्चर को, यहीं तक रखते हैं। एक बार मैं इसको जरा इसकी भी फोटो खींच लेता हूँ, होमवर्क की भी। ओके, सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीता राम, राधे श्याम, श्रीमन नारायण, राम राम।